ओम शांति। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में, जहां आज हम सभी बहुत एक्सपीरियंशियल टॉक करेंगे। बेसिकली आज की जो क्लास है वो ओरिजिनल नेचर वर्सेस एक्वायर्ड नेचर, ये दो चीजों पर हम बात करेंगे। कैसे हम इस बात को समझें कि ओरिजिनल नेचर क्या होती है और एक्वायर्ड नेचर क्या होती है। कैसे हम ये समझें कि हम सत्य स्वरूप में जी रहे हैं या हम झूठ स्वरूप में जी रहे हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आज के सेशन को लेकर के। और ये निश्चित बात है, यदि आज के सेशन को आपने समझा तो लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जितने भी आपकी प्रैक्टिस सेशन होती है, ब्राह्मणों का जो वक्त है कायदे में कोशिश करो, अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो 6 बजे से। देखिए, मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको बता देता हूँ, ब्रेकफास्ट मैक्सिमम बाय 8:30 और 9 हो जाना चाहिए, लंच 12 से 2 के बीच हो जाना चाहिए, और डिनर जो है वो 6 से 8 के बीच हो जाना चाहिए। तभी आप अपने ब्राह्मण जीवन को भी अच्छा रख पाएंगे, अपने तन के स्वास्थ्य को भी आप अच्छा रख पाएंगे। 9 बजे का भोजन करना जो होता है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को बॉडी में बढ़ाने का ही काम करता है। चलिए, लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा, काफी कुछ चिंतन से चीजें सामने आई, तो मैं काफी सारे चिंतन कर रहा था और मैं आज खुद आपके सामने कुछ बातें रखता जाऊंगा। क्या हुआ है माँ बहन? जी बताइए। ओम शांति प्रमोद भाई। हम ना अभी शूटिंग में ही हैं, तो मैं ना वीडियो ऑफ कर अभी करूंगी आज। अच्छा, अभी तक वहां पे ही हैं? हाँ जी, अभी लास्ट ना एक ड्रामा रहता है ना, तो उनका वेट कर रहे हैं। दीदी ने कहा देख के जाना, तो अच्छा। ऐसे बैठना ना अजीब लगता है सबके सामने। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। चलिए, तो मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ आज, वो बहुत सारी चीजों पर करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा। आज मुझे एक चीज समझ में आई। आप सबने एक शब्द सुना होगा, अकेलापन। सुना है सबने? अकेलापन। किस किस को अपने जीवन में अकेलापन महसूस होता है? हाथ उठाओ ऑनेस्टी के साथ। कभी कभी भी सही, चाहे कभी कभी होता है चाहे ना होता है। जिनको भी होता है, चाहे डिजिटल हैंड उठाओ चाहे वैसे उठाओ। किस किस को अकेलापन महसूस होता है? अच्छा, बाकी किसी को नहीं होता? पक्का नहीं होता? सोच लो, कभी भी लाइफ से बोरियत होना, अकेलापन लगना, कोई हमें ध्यान नहीं देता है, कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता है, काइंड की फीलिंग आना, हाँ हम ही सबके लिए करते रहें, कोई हमारे लिए कुछ ऐसे नहीं करता है, इस तरह की फीलिंग्स आना, ये सब अकेलेपन की पहचान होती है। होता है? चलो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। तो क्यों मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ? क्योंकि इससे ही इसकी शुरुआत होगी। एक बात आप लिख लेना, लाइफ में अकेलेपन की फीलिंग उन लोगों को आती है जो खुद के अच्छे दोस्त नहीं होते। अकेलेपन का मतलब ही है कि आई एम नॉट एंजॉइंग माई एसोसिएशन। सोचना ध्यान से इस बात को। जिसको भी अकेलापन लगता है लाइफ में, या जिसको भी डिसरिस्पेक्टेड लगता है लाइफ में किसी को लेकर के, इसका मतलब वो व्यक्ति खुद की संगत खुद ही एंजॉय नहीं कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति खुद के साथ को एंजॉय करना शुरू कर दे, वो व्यक्ति कभी अकेला हो सकता है? आप बताओ, हो सकता है? और एक बात आपको बता दूं, अगर वो अकेला नहीं हो सकता, वो कभी जिंदगी में डिप्रेशन में नहीं जा सकता। यदि आपके जीवन में निराशाएं हैं, यदि आपके जीवन में डिप्रेशन है, यदि आपके जीवन में कमजोरी की फीलिंग है, दुख की फीलिंग है,
तो एक बात आप लिख लेना, 100% आपको आपकी संगत पसंद नहीं है। और ये बड़ा खतरनाक सवाल है। जब आपको ही आपकी संगत पसंद नहीं है तो एक सवाल सोच के बताओ, बाकी किसी को आपकी संगत कैसे पसंद आएगी? If you are not enjoying your friendship, then how it is possible कि other people enjoying with you? हाँ या ना? अगर मैं खुद को एंटरटेन नहीं कर सकता तो मैं दूसरों को कैसे खुश रख सकता हूं? जब मैं खुद को ही खुश नहीं रख सकता तो मैं दूसरों को खुश कैसे रख सकता हूं? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मेरी बात आप तक पहुंच रही है या मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूं? अगर आप किसी बात से डिसएग्री हो ना, तो आप डिसएग्री शो कर सकते हैं मुझे, आई एम रेडी टू आंसर, ताकि हो सकता है कभी कोई चीज क्लैरिटी नहीं आ रही हो तो उसको वैसे ही स्वीकार मत करना। परंतु मैंने इसको महसूस किया, इफ आई एम बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, अगर मैं खुद का बहुत अच्छा दोस्त हूं तो याद रखना पूरी दुनिया मेरी दोस्त बन जाएगी, पूरी दुनिया। इफ आई एम एंजॉइंग माई फ्रेंडशिप, सो एवरीवन एंजॉइंग माई फ्रेंडशिप। अगर मैं खुद की दोस्ती को मजेदार तरीके से जीता हूं तो दुनिया भी मेरी दोस्ती में मजेदार तरीके से जिएगी, कोई मुझसे दुखी नहीं हो सकता। अगर मैं खुद से खुद दुखी हूं तो डेफिनेटली मैं दूसरों के दुख का भी कारण बनूंगा। समझिएगा इस बात को। फिर से मैं और क्लियर कर दूं, पिछले क्लासों से चलती चली आ रही है बात। देखिए एक्चुअली क्या मेरा जो मकसद है ना, आप देख रहे होंगे इन पूरी क्लास का मकसद है कि आप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को सीखें। आप, मैं भाषण करने के मूड में नहीं होता हूं, मैं प्रैक्टिकल, आप देख रहे होंगे मैं सिचुएशंस और इवेंट्स को लेकर बहुत बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर बिहेवियर्स को लेकर बात कर रहा हूं, मैं रिलेशंस को लेकर बात कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है ना राजयोग का, ये ज्ञान जो है वो साधारण चीज नहीं है, ये सचमुच में लाइफ की इंप्लीमेंटेड नॉलेज है। ये केवल सुनने सुनाने की नॉलेज नहीं है, ये ट्रूली मेरी बेसिक नेचर है, ये मेरी ओरिजिनल नेचर का ज्ञान है, ये मुझे मेरे सत्य से मिलवाने का ज्ञान है। और आपको इतना और बता दूं, लाइफ में सिचुएशंस और इवेंट जो क्रिएट होते हैं, आज आप अंडरस्टैंड करेंगे, रियलाइज करेंगे, उनका मुख्य कारण जो है वो खुद से दूर होना है। खुद से दूर होना माना अपने ओरिजिनल से दूर होना। ठीक, आप एक चीज को लिखो, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप इसको रियलाइज करो, है ना। Every situation in life, every situation in life जो भी पैदा होती है, जीवन में पैदा होने वाली कोई भी समस्या या सिचुएशन, ध्यान समझना, born due to your role, your routine, your responsibilities, and your relationships। आप चेक कर लेना, इन 4 चीजों के अलावा शायद आपको कोई कारण नहीं मिलेगा जिसके कारण से आपके जीवन में कोई घटना पैदा होती है। अगर इससे अलग कोई घटना है तो मुझे बताओ। रोल, जो आपको एक रोल मिला हुआ है, माना कहीं पर आप माँ के रोल में हो, कोई पिता के रोल में, कोई भाई के रोल में, कोई बिजनेसमैन के रोल में, कोई इंजीनियर के रोल में, कोई डॉक्टर के रोल में, कोई टीचर के रोल में, कोई समाज सेवा के रोल में, कोई पॉलिटिशियन के रोल में। एक रोल है आपका, रोल है जो पल पल बदल रहा है जगह जगह पर। आपका एक रूटीन है, आपकी एक दिनचर्या है, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आप महसूस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। रोल है तो रोल के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, हर रोल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपके रिश्ते हैं। मुझे इसके अलावा आप बताइए, क्या कोई और कारण होता है जीवन में समस्याओं का? किसी को लगता हो तो रेज योर हैंड। हाँ जी, होता है, हाँ या ना? ये 4 कारण होते हैं मैन। और अगर इन चारों कारणों को
मैंने अपनी ओरिजिनल नेचर से जीना शुरू कर दिया। देखो जीना तो है ही है, ना तो आपके रोल खत्म होने वाले, ना आपका रूटीन खत्म होने वाला, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होने वाली, और ना ही आपके रिलेशनशिप खत्म होने वाले। इनमें चारों में से एक बात तो पक्की पक्की अपने आप में लिख लो, ये सदा सदा के लिए रहने वाली है आत्मा के साथ, सदा सदा के लिए कभी खत्म नहीं होंगी, ये अविनाशी है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे आपका रोल का रूप बदल जाएगा भले ही, लेकिन रोल रहेगा कभी भी। आज हो सकता है इस जन्म में आप किसी और की माँ है, अगले जन्म में किसी और की माँ या पिता बन सकते हैं, किसी का और का भाई बन सकते हैं, पर रोल लेकिन वो रहेगा जरूर, एक रोल जरूर रहेगा आपके पास ऑल द टाइम। ठीक, आपके जब रोल रहेगा तो रूटीन भी रहेगा, क्योंकि रोल के साथ में रूटीन जरूरी है। रूटीन रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल रूटीन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेंगी। कोई रोल बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं सकता, और अकेले हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग में संबंध बहुत जरूरी है, संबंध भी रहेंगे हमारे पास में। तो और इन सब से मिलकर के क्या चीज बनेगी, इन चारों के बेस पर ही तैयार होता है क्या, आपका कार्मिक अकाउंट। आपका टोटल कार्मिक अकाउंट किस में है, आपके रोल में, आपके रूटीन में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और आपके रिलेशनशिप में। इन चारों के अलावा मुझे बता दो, आप कोई भी कर्म करते हो दिन भर में, आपके जितने कर्म सोचने से लेकर के सोने तक है ना, थिंकिंग के मोड में होने से साथ साथ में, और चाहे फिर आप स्लीप मोड में चले जाओ जब पता नहीं कुछ चल रहा है चल रहा करके टाइप से, हर एक काम के अंतर्गत ये चार चीजें इन्वॉल्व मिलेंगी आपको। सही बात है। अब सवाल ये है कि अगर मैं इन चारों को, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन चारों को अपनी आत्मा, मतलब मैं जो आत्मा हूं उसकी ओरिजिनल नेचर के हिसाब से जीती हूं, तो मेरा कार्मिक अकाउंट क्या बनता है। और यदि मैं इसको बॉडीली नेचर के हिसाब से जीती हूं, जैसे कि दुनिया जीती है, तो मेरा कार्मिक अकाउंट क्या होता है। बहुत ध्यान से लिख लेना, आज मैं वर्सेस बात कर रहा हूं, दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी समझ में आना चाहिए, फिर जो आपको पसंद आए वो रख लेना सिंपल सी बात है, जो आपको अच्छा लगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल नेचर की अगर मैं बात करूं तो जो सोल की, पहले मुझे समझना पड़ेगा कि सोल की ओरिजिनल नेचर क्या है, सोल की ओरिजिनल नेचर क्या है। तो अब हम इसको समझेंगे। पहली बात देखो, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको साइंस में लेके चलता हूं। आज जब मैं चिंतन कर रहा था बैठ के, तो मुझे कुछ साइंटिफिक चीजें समझ में आ रही थी। आप एक बात खुद सोच के देखिए, हम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं वैसे तो सभी को, सोल को साइंटिस्ट लोग एनर्जी कहते हैं, और आप में से भी बहुत सारे भाई बहन उसको एनर्जी मानते होंगे। लेकिन क्योंकि हम सेशंस में क्लियर कर चुके हैं कि सोल एनर्जी नहीं है, बल्कि क्या है, ग्रेटर देन एनर्जी है। ग्रेटर देन एनर्जी है। क्यों ग्रेटर देन एनर्जी है? क्योंकि एनर्जीज का बिहेवियर एक ही तरह का होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसका बिहेवियर एक तरह का रहेगा, मैग्नेटिक का अपने जैसा रहेगा, लाइट का अपने तरीके का रहेगा, वेव का अपना रहेगा, साउंड का एक रहेगा। उसके अलावा कोई भी एनर्जी खुद को ना अलाइन कर सकती है, ना एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक, ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकती है उससे, ना कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है उससे, अपने आप नहीं कर सकती। उसको कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला होगा, कोई चैनलाइज करने वाला होगा, और वो होगा ह्यूमन बीइंग। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी 10 ट्यूबलाइट में जा रही होगी तो एक ही जैसा बिहेवियर कर रही होगी, लेकिन एक ही मां के गर्भ से जन्मे 2 जुड़वा बच्चों का बिहेवियर सेम नहीं होता। यही बात साबित करती है कि सोल केवल एनर्जी नहीं है, वो ग्रेटर देन एनर्जी है, वो लिविंग बीइंग है, और उसके अंदर संस्कार है। सोल में एनर्जी है, लेकिन सोल केवल एनर्जी नहीं है। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब इस बात से मेरा अर्थ क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। सोल अगर एनर्जी है तो क्या कभी भी एनर्जी का स्वरूप नष्ट हो सकता है? चाहे उसमें एनर्जी है, चाहे आप उसको एनर्जी मान रहे हो। एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल उसकी फॉर्म तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। अब एक और गहरी बात आ जाती है, जब मैं सोल को ना बना सकता हूं ना मिटा सकता हूं, केवल रूप बदल सकता हूं। अब ध्यान सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। तो फिर क्या इसके सपने कभी मर सकते हैं? ध्यान से सुनना। लोगों को बड़ी चिंता होती है, मैं मर गया तो मेरे सपने मर जाएंगे। याद रखना, प्रोसेस मर सकता है, सपना नहीं। प्रोसेस मर सकता है का मतलब क्या है? अब मैं आपको समझाता हूं। ड्रीम में क्या चीज देखते हैं हम? ड्रीम में हम प्रोसेस देखते हैं या रिवार्ड देखते हैं? ड्रीम क्या होता है, प्रोसेस या रिवार्ड? बोलो, क्या होता है ड्रीम, प्रोसेस या रिवार्ड? पारुल बहन बताओ, क्या होता है ड्रीम? कोई भी जब आप ड्रीम देखते हो तो उसमें आप ड्रीम का प्रोसेस देखते हो या रिवार्ड देखते हो? यस, लिख रहे हैं सभी, रिवार्ड। रिवार्ड। अब आप ये सोचो, जो भी रिवार्ड आपने देखा हो, चाहे वो इस जन्म में देखा हो, और अगर कल को मेरी डेथ हो जाती है और मैं अगले जन्म में जाऊं, तो क्या वहां पे कारें नहीं होंगी? सपोज मैंने यहाँ पे ड्रीम में कार देखी, तो ड्रीम कार तो अगले जन्म में भी होगी ना। यहाँ पे हो सकता है कि मेरे पास अलग रास्ता हो उस कार को पाने का, अगले जन्म में मेरा रास्ता बदल सकता है, लेकिन वो ड्रीम तो वहां पर रहेगा ना उसमें, क्योंकि वो सोल के साथ है या बॉडी के साथ है? आप बताओ, कार को बॉडी पसंद करके आती है या सोल पसंद करके आती है? मन और बुद्धि पसंद करके आते हैं। यस, और सोल अगर है तो ड्रीम कभी नहीं मरेगा। पता है मैं आपको ये बात क्यों सुना रहा हूं? मेरे को बहुत डर लगता था इस बात से कि भाई जल्दी जल्दी कुछ करो, सारे सपने पूरे करो, कुछ बड़ा बड़ा करो, रिकग्निशन हो, चीजें हो, दुनिया जाने करके। अगर मैं मर गया और मैं कर नहीं पाया तो मेरे तो सारे सपने बढ़ जाएंगे करके। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। एक दिन मेरे को बैठे बैठे ख्याल आया, मैं मरता ही नहीं हूं तो फिर मेरे ये सपने कैसे मर सकते हैं? मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इसका मतलब मैं अपने को प्रमोद कुमार समझ रहा हूं, मैं अपने को ये बॉडी समझ रहा हूं, और मैं बॉडी समझ रहा हूं, बॉडी मर जाएगी माना मैं मर जाऊंगा? नहीं। तो फिर मेरे संस्कारों का आधार पहला जन्म हो रहा है, तो इसका मतलब मैं तो संस्कारों में स्टोरेज लेके जा रहा हूं। अब जब मैं स्टोरेज लेकर के जा रहा हूं, इसका मतलब वो ड्रीम तो मुझे मिलेगा, बशर्ते मैं उस, हाँ ये फर्क पड़ सकता है, इस बार मैं किसी और प्रोफेशन के माध्यम से शायद पाना चाह रहा हूँ उन चीजों को, और अगले जन्म में मैं किसी और प्रोफेशन से पाऊंगा उन चीजों को, लेकिन वो ड्रीम में पाऊंगा जरूर, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाते हैं। मतलब मैं आपको पता है मैं इसके माध्यम से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को कभी नष्ट मत होने दो। कभी ये मत सोचो कि आप कुछ पाने के योग्य नहीं हो। आप सदा सकारात्मक सोचते ही रहो। अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग में, अपनी जिंदगी में अपनी आशाओं को कभी मरने मत दो। बस खुद की तैयारी उज़्ज़म करते रहो। इसीलिए गीता में कहा गया है, हे अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर, कर्म की क्वालिटी पे ध्यान दे, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि कर्म की क्वालिटी होगी तो कर्म क्योंकि कार्मिक अकाउंट के रूप में संस्कार में भर जाएगा, और जाकर के बहन भले ही ड्रीम मुझे अगले बर्थ में याद रहे या ना रहे, लेकिन वो ड्रीम मुझे मिलेगा जरूर। याददाश्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे याद रहा या नहीं रहा। किसी ने लिखा कि अगले जन्म में मुझे वो ड्रीम याद नहीं रहेगा, लेकिन अगले जन्म में भी मेरी इच्छाएं वैसी ही होंगी। अगले जन्म में भी रिस्पेक्ट मिलने पर ही फील होगा। अगले जन्म में भी रिकॉग्निशन से ही फील होगा। अगले जन्म में भी अचीवमेंट पर ही फील होगा। जन्म भले ही बदल जाए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ हैं वे नहीं बदल सकती। एम आई करेक्ट और नॉट? ममता बहन समझ आई मेरी बात? हाँ, वो तो वही रहेगी ना भाई। अगर मेरा फोटो इस जन्म में न्यूज़पेपर में आए तो मैं रिकॉग्निशन कहलाऊंगा, तो अगले जन्म में भी तो फोटो न्यूज़पेपर में आने पे कहलाऊंगा ना। बस फर्क हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक इंजीनियरिंग के एग्जाम में टॉप करके आ सकता था, हो सकता है कहीं पे मैं डॉक्टर के एग्जाम में टॉप करके आ जाऊंगा या आईएएस एग्जाम में टॉप करके आ जाऊंगा। ये नहीं पता। मैंने क्या बोला? प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, फल चेंज नहीं हो सकते।
सो अंडरस्टैंड, ये बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग। अच्छा, आपको नहीं आ रही कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है? इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। पता है, सारे डर छूमंतर हो जाएंगे आपके, एक भी डर नहीं रहेगा आपकी बुद्धि के अंदर कि आपको कभी अपनी जिंदगी ना ये लगेगा अरे मुझे कुछ हो ना जाए करके। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कार्म अकाउंट यहां सेटल हो जाएगा, मैं कितनी भी बड़ी अपेक्षाएं क्रिएट क्यों ना कर लूं, मुझ आत्मा में अनंत अपेक्षाओं को पूर्ण करने की शक्ति है। बस मुझे डरना बंद करना है। बिकॉज फियर क्या करता है? फियर मेरे माइंड को क्लोज कर देता है, फियर मेरे माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, फियर मेरी कुछ करने की शक्तियों को खत्म कर देता है। अंडरस्टैंड करना। सो ये बड़ी गहरी और समझने की बात है, अंडरस्टैंड करने की बात है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप सबको सब तक पहुंच रही है ना? तो जब मैंने इस बात को सोचा कि मेरे ड्रीम्स कभी नहीं मर सकते, केवल प्रोसेसेस चेंज हो सकते हैं, केवल प्रोसेस चेंज हो सकते हैं। अब प्रोसेस कुछ भी चेंज हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या चाहिए थी? मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए था, मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए था, है ना, मेरे को अचीवमेंट चाहिए था, मेरे को गुड रिलेशंस चाहिए थे, मेरे को बड़ी बड़ी सफलताएं चाहिए थी, ये मेरे को चाहिए था ना। अब फर्क यह है कि इनमें मेरा फेथ कितना है। कोई बोले अरे इस जन्म में नहीं पा सके, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने जो एक कहावत आप सबने सुना होगा, डायलॉग के रूप में बनाया गया है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाह लो तो कायनात पूरी एक हो जाती है उसको पूरा करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है उसे पूरा करने के लिए। ये बिल्कुल सत्य है। याद रखना, आपने कितनी शिद्दत से चाहा है अपने सपने को, कितनी शिद्दत से चाहा है अपने लक्ष्य को, वो आपको मिलेगा जरूर, चाहे जन्म बदल जाए। इसलिए कहते हैं जीवन बदल जाते हैं, विश्वास नहीं बदलता। जो फेथ होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं सोल के अंदर, क्योंकि वो इटर्नल होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। आपका हर कर्म आपका संस्कार निर्मित कर रही है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, संस्कार की कीमत को समझिए, संस्कार की कीमत को समझिए। एक्ट को करने से पहले ये सोच लीजिए, ये संस्कार क्या मुझे मेरे चाहे इस जन्म के लक्ष्य या आने वाले किसी भी जन्म के लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। ये कॉन्शियसनेस रखना पहले बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब आप ये समझिएगा, एनर्जी जो शब्द है, जो एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज प्रोड्यूस की गई दुनिया में, आप देखो जो भी एनर्जीज बनाई गई, उनका लक्ष्य कंस्ट्रक्शन था या डिस्ट्रक्शन था? दिव्यांशी, मैं स्टूडेंट से पूछूंगा ये वाली बात, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे दिव्यांशी? कंस्ट्रक्शन, ठीक। और कोई भी है? हाँ, कुछ का डिस्ट्रक्शन भी है, जैसे बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स जो है। आप उसका लक्ष्य सोचो, बॉम्ब बनाया किस लिए गया था? वॉर में जीतने के लिए। बॉम्ब सिर्फ इसलिए बनाया गया था टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। लक्ष्य देखो उसके पीछे का, लक्ष्य ये नहीं था कि मैं लोगों को मारूंगा। लक्ष्य ये था, अगर मुझे मेरी देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा तो मेरे पास वो होना चाहिए। लक्ष्य यही था। आप बताओ, ऐसा नहीं किसी के पास बॉम्ब आ गए तो बॉम्ब छोड़ता रहता, नहीं मेरा लक्ष्य मारना बन गया, बस जाकर के मैं मारना शुरू कर दूंगा करके। नहीं। आपको पता है जब परमाणु बम बनाया तो उस साइंटिस्ट को भी क्या चीज लगी? उसको बाद में लगा, अरे जब वो फेंक दिया गया नागासाकी उसके ऊपर, तो वो उसे बहुत गिल्ट फील हुआ और वो मर गया उसी गिल्ट के अंदर कि मैंने ये इसलिए नहीं बनाया था, मेरा पर्पस ये नहीं था इसे बनाने का, इतने लोगों के नुकसान का कारण बन गया। सो अंडरस्टैंड करें हम इस चीज को लेकर के, जितनी भी चीजें दुनिया में बनाई जाती हैं एनर्जी के नाम पर, एनर्जी का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्शन। ऊर्जा का मतलब ही होता है शक्ति, ऊर्जा का मतलब ही होता है उत्थान, पतन नहीं होता है। एनर्जी का मिसयूज पतन है, यूज नहीं। लेकिन जब एनर्जीज को कंस्ट्रक्ट किया गया, साइंटिस्टों ने जिस लक्ष्य से बनाया, किसी भी एनर्जी को चैनलाइज किया, उसका मकसद ही था कंस्ट्रक्शन, उत्थान, डेवलपमेंट। हाँ या ना? हाँ। किसी को भी अगर मेरी बात से डिसएग्री हो तो आप हाथ उठा लो। क्लियर है मेरी बात ना? इसका मतलब ये है कि मैं जो आत्मा हूं, मैं जिस चीज से बनी हूं, वो ऐसी चीजें हैं
जिनसे सदा उत्थान होना चाहिए, पतन नहीं। इसका मतलब पतन अगर मेरा हो रहा है तो दैट इज अ मिस यूज ऑफ मी। समझ आ रही बात? अब देखो मैं आपको समझाता हूं, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ये बड़ी कमाल की चीज है, ये आपको एक बार समझ आ गई, so life become beautiful। देखो हम यहां पर समझेंगे, एक तरफ लिख लो आप ओरिजिनल नेचर, और एक तरफ लिख लो आप एक्वायर्ड नेचर। मतलब एक मेरी निजी जो मेरा संस्कार है, और एक जो मैंने वातावरण से, परवरिश से, है ना, समय काल परिस्थितियों से मैंने पा लिया है, जो मुझ में ऐड हो गया है बाय मिस्टेक। तो सोल की जो ओरिजिनल नेचर है, जैसा कि हमने सीखा अपने चैप्टर के अंदर, वो 7 नेचर्स मानी जाती हैं जो बेसिक्स हैं उसकी। विबग्योर जो कलर होते हैं ना, वो भी 7 ही होते हैं। व्हाइट कलर से 7 ही कलर निकलते हैं साइंस के अंदर, जब प्रिज्म से पास किया जाता है विबग्योर, है ना। आप सबने जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी 7 वैल्यूज हैं आत्मा के अंदर, इसीलिए आत्मा भी कवर 7 वैल्यूज अंदर में कंबाइंड होती हैं, तो आत्मा श्वेत किरणों के रूप में दिखाई जाती है। इसलिए विजुअलाइजेशन में कहा जाता है अपने को श्वेत किरण के रूप में विजुअलाइज करो, श्वेत पवित्र प्रकाश के रूप में विजुअलाइज करो, क्योंकि श्वेत पवित्र प्रकाश में 7 कलर समाये हुए होते हैं, जो इंद्रधनुष के 7 कलर दिखाए जाते हैं बेसिकली। इसको समझना है, मैं आपको दोनों चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइंटिफिक एंड मतलब मेटाफिजिक्स, दोनों चीजों को मैं पूरे व्यवहार के स्तर पर लाना चाहता हूं। इतना ब्यूटीफुल ज्ञान दिया है भगवान ने राजयोग का, जिसमें आप कहीं बाहर जाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, पूरी जिंदगी समझ सकते हैं आप इसके अंदर। ओरिजिनल नेचर में पहला गुण हमारे पास क्या बताया जाता है भाई? नॉलेज, ज्ञान। दूसरा प्योरिटी, तीसरा पीस, चौथा लव, पांचवा हैप्पीनेस। और यहां पे हैप्पीनेस मतलब खुशी नहीं, सुख की बात है। हैप्पीनेस मतलब सुख, पूरा सुख में खुशी अपने आप को आ जाएगी। और इसके बाद में पावर, और इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा ब्लिस। अब एक्वायर्ड नेचर किस किस बेस पर हमने अभी आपको बताई? 4 बेस पर होगी आपकी। रोल के बेस पर होगी, रूटीन के बेस पर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर होगी, जो हमने अभी बताया, लिखते जाइए, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं ये। और इसके बाद में रिलेशनशिप के बेस पर होगी, क्योंकि देह के बिना वो संबंध तभी एक्टिवेट होते हैं। ये 4 चीजों के बेस पर होगी। और ये नेचर में क्या चीज आपको मिलेंगी? एलेगी, यानी कि एंगर, लस्ट, ग्रीड, ठीक है, अटैचमेंट, और यहां पे आपके पास में ईगो। ये जो 5 चीजें हैं ये एक्वायर्ड हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। अब ये मैं बताऊंगा क्यों ओरिजिनल वर्सेस एक्वायर्ड को हम एक्सपीरियंस से समझेंगे। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं अब इस चीज को। मुझे आप खुद ईमानदारी से सारे भाई बहनें बताएं इस बात को। जब आपका हृदय में प्यार होता है तब आप सुकून और अच्छा फील करते हैं, एनर्जाइजर फील करते हैं, या जब आपके दिल में नफरत होती है तब आप अच्छा और एनर्जाइजर महसूस करते हैं? जो लोग प्यार के साथ हैं वे हाथ उठाओ कि हाँ जी, प्यार होता है तो सच में बस सुकून होता है, अच्छा लगता है, एनर्जाइजर लगता है। ठीक, इसका मतलब नफरत के साथ नहीं लगता। तो मेरी ओरिजिनल नेचर क्या हुई? क्या हुई? मतलब एनर्जी कब लग रही है मुझे? जब मुझे लव की फीलिंग है, ना कि नफरत की फीलिंग है। नफरत मेरी एनर्जी को घटाती है या बढ़ाती है? अच्छा, कैसे देखोगे कि एनर्जी बढ़ रही घट रही है? जब आप प्यार करते हो तो आपके शरीर में ताकत ना होते हुए भी आपको शरीर में भी ताकत महसूस होती होगी। जब आप प्यार फील करते हो आप उछलोगे, कूदोगे, अच्छा फील करोगे, स्माइलिंग भी करोगे, 4 काम दौड़ के भी करोगे। लेकिन यदि आपके दिल में नफरत पल रही होगी
तो कभी आप गिलास तोड़ सकते हो, किसी को फेंक सकते हो, आप किसी को कुछ गंदा बोल सकते हो, और आप अपने शरीर को भी चोट पहुंचा सकते हो, किसी दूसरे के शरीर को भी चोट पहुंचा सकते हो, हाँ या ना? इट मीन्स यू हर्ट योर रिसोर्सेस, यू विल हर्ट। अब समझिए इस बात को ध्यान से लेकर के। एक और चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे अब मैं दोनों में चेक करना चाहता हूं कि एंगर मेरी ओरिजिनल नेचर है या पीस मेरी ओरिजिनल नेचर है। आप बताओ, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप में कौन बैठा है जो 24 के 24 घंटे गुस्सा कर सकता है? हाथ उठाओ एक भी जना जिसको लगता है कि वो 24 के 24 घंटे गुस्सा कर सकता है। 24 घंटे है कोई आप महान आत्मा आप में से ऐसी? अच्छा, विजयलक्ष्मी जी कर सकती हैं? अच्छा, नहीं कर सकती हैं। नहीं, आप हाथ हिला रहे थे ना। हाँ, तो लेकिन आप 24 घंटे शांत रह सकते हो। इवन देखो ना, आप जब कभी आपकी लड़ाई हो जाएगी ना किससे, बोलोगे भाई अब तो शांत हो जाओ, बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे? मैं अब थोड़ा सा वापस जाता हूं। मैं पहले समझा भी चुका हूं, लेकिन यहां रिलेट करना पड़ेगा मुझे। पानी है, पानी को आपने उबाल दिया, लेकिन उबला पानी की ओरिजिनल नेचर नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे रख दोगे तो वापस वो क्या हो जाएगा कुछ देर के बाद? ठंडा पानी, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी बन जाएगा। आप उसी पानी की बर्फ जमा दो, बर्फ फ्रिज में, पानी है लेकिन बर्फ उसकी ओरिजिनल नेचर नहीं है, वो एक्वायर्ड नेचर है। उबला पानी भी एक्वायर्ड नेचर है, मतलब उसे एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया गया जिससे वो नेचर बनी है। एक्वायर्ड का मतलब है किसी चीज से उसको एक्सटर्नल फोर्स से बनाया गया है, बाह्य फोर्सों के आधार पर नेचर को बदला गया है। समझिए इस बात को। ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स ने भी क्या किया? खुद की नेचर से खुद को दूर किया, बाहर की चीजों को देखकर उनके विचारों को अंदर में इम्बाइब किया, और हम अपने आप को वो मानने लग गए जो हम नहीं हैं। किसी ने कहा तुम बहुत गुस्सैल हो, तो हमने मान लिया मैं बहुत गुस्सैल हूं, जबकि मैं कौन हूं? मैं तो पीसफुल हूं, मैं तो पीस हूं। किसी ने कह दिया ना गुस्सैल हूं, उसने टेम्परेचर दे दे के मुझे उबाल दिया। अच्छा, किसी ने कह दिया तुम तो ना बहुत ही निराश व्यक्ति हो, डिप्रेस हो, कमजोर हो, तो क्या बन गया? किसी ने मुझे बर्फ की तरह जमा दिया, मतलब स्टिल वो कर दिया। अब मेरे में वो वाली ताकत नहीं रही, मैंने उनकी बातें सुन करके अंदर में वही एक्वायर्ड कर दिया। और वो तो मैं नहीं हूं, वो तो मैं बना दिया गया हूं परवरिश के द्वारा, वातावरण के द्वारा। बट क्या वो मेरी ओरिजिनल नेचर है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अभी आप सोचो, ज्ञान की नेचर ओरिजिनल है या अज्ञान की नेचर? मुझे कुछ नहीं आता, क्या उसमें मैं खुश रहता हूं? मुझे कुछ नहीं आता, क्या इससे मैं खुश महसूस करता हूं? नहीं। पर जैसे ही मुझे कुछ आ जाता है, मैं क्या फील करता हूं? हैप्पी एंड कंटेंटेड। हैप्पी एंड कंटेंटेड, इसका मतलब क्या चीज हो गया? कौन सी नेचर फिर मेरी नेचुरल नेचर हुई? जो मुझे एनर्जाइज फील कराएगी। याद कर लो बस, बहुत बढ़िया। कैसे पहचानोगे आप अपनी ओरिजिनल नेचर? जिन चीजों के द्वारा आप अपने आप में एनर्जी महसूस करें, खुशी महसूस करें, प्यार महसूस करें, उमंग महसूस करें, उत्साह महसूस करें, दातापन महसूस करें, वो नेचर है हमारी ओरिजिनल नेचर। अब क्यों है? क्योंकि एनर्जी का काम ही होता है रेडिएट करना और देना। अब जब मैं मानता हूं कि मेरे शरीर को, अच्छा बताइए, इस शरीर में प्राण किसने दे रखे हैं? मैं आत्मा इस शरीर के प्राण हूं ना, मुझ आत्मा ने इस शरीर को प्राण दे रखे हैं ना। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को ध्यान से। तो मेरी नेचर क्या है? देना। जिसने इस डेड बॉडी को भी, अगर मैं निकल जाऊं तो डेड बॉडी हो जाएगी ना, जिसने इस बॉडी को भी प्राण दिए हुए हैं, जिसने प्राण दिए हुए हैं, तो आप ये सोचो वो एनर्जी देने के लिए बनी है ना, रेडिएट करने के लिए बनी है ना, सदा सदा के लिए। और खास बात क्या होती है? आप दुनिया की कोई एनर्जी देना, वो जितनी देती है वो कभी कम नहीं पड़ती है। एनर्जीज कभी भी कम नहीं होती है। इसलिए एनर्जी डेफिनेशन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है,
बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। तो यहां पे मुझे अपनी इन सारी ओरिजिनल नेचर्स को पहले याद करना पड़ेगा कि मेरी ओरिजिनल नेचर्स कौन कौन सी हैं। हाँ, एक और चीज आपको यहां पे फील करनी है अपने आप में, कि जब जब मैं अपनी ओरिजिनल नेचर के अनुसार जीवन को जीती हूं, तब मेरा जीवन किस क्वालिटी का होता है, मतलब मेरा एम क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर आप अपनी जीवन को लिखना चाहो, लिखो मुझे मेरा जीवन कैसा चाहिए, एक प्रश्न लिखो आप सब, और फिर वो जीवन लिखो आप। मतलब आज है या नहीं है, वो बन सकता नहीं बन सकता वो बाद का प्रश्न है, उसको उठा के अलग डाल दो, पर पहले ये लिखो एक क्वेश्चन, मुझे मेरा जीवन में कैसा चाहती हूं। अगर मैं अपने जीवन की एक आइडियल पिक्चर खींचूं, तो मैं अपने जीवन की एक आइडियल पिक्चर कैसी बनाऊंगी, मेरा जीवन आइडियली मैं कैसा देखना चाहूंगी। हर कोई लिखो इस प्रश्न को। अब आप ईमानदारी से एक जना कोई भी ना, जो नए साथी हैं खासकर, वो अपना हैंड रेज करो, नए लोग जो भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल न्यू। गरिमा, यस गरिमा, गरिमा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने को अनम्यूट करो। गरिमा, आप अगर अपनी एक आइडियल पिक्चर बनाओगी अपनी लाइफ की, तो उसमें आप क्या क्या देखना चाहोगी, बताओ सबको। आपकी आवाज नहीं आ रही गरिमा। नहीं, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो फिर बोलो। आपने वो लगा रखा है क्या, हेडफोन लगाया है क्या? लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, चलिए फिर किसी और से बात करते हैं। और कौन है जो बिल्कुल नए हैं, जो अपना वीडियो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात करना बहुत हेल्प करेगा। नहीं, जिनका वीडियो ऑन होगा उनसे ही बात करेंगे, वीडियो ऑफ वालों से क्या बात करनी। अरे बड़ा सन्नाटा हो गया, क्या चक्कर है भाई, कोई बात ही नहीं करना चाहता। सीखना सब चाहते हैं पर बात कोई नहीं करना चाहता, मेरी तो समझ में नहीं आता आप लोगों को। चलिए हेमा बहन शायद घर पहुंच गई क्या? हेमा बहन घर पहुंच गए क्या? हाँ जी भाई, अभी जस्ट पहुंची। ठीक है, तो अगर आप अपनी आइडियल लाइफ पिक्चराइज करते हो, तो हाँ क्या बताओगे उस आइडियल लाइफ पिक्चराइजेशन में? आइडियल लाइफ अगर मैं जैसे मतलब ये ना सोचूं कि भी सिंपल लाइफ वगैरह, तो एक अच्छा सा घर, बड़ा सा, और अच्छा सा बैंक बैलेंस, और जितनी भी सुख सुविधा वाली चीज है वो सब। और मतलब ये कहने का मतलब कि और आने वाला जो फ्यूचर है 10 साल का या 15 साल आगे जो है, मतलब वो बिल्कुल सेट एकदम, गाड़ी भी, और हाँ इतना तो। आपने जो लाइफ अभी बताई आपने, ये लाइफ आपके चारों तरफ इस समाज में लोगों के पास है या नहीं? नहीं, नहीं है, सबके पास नहीं है। नहीं, जिनके पास है उन्हीं की लाइफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, किसके पास है? हाँ जी। क्या उनकी लाइफ सेट है, खुश है वे? नहीं, सेट नहीं है, वो खुशी तो नहीं है। फिर इसका मतलब आपने फिर आइडियल पिक्चर ऐसी कैसे बना दी कि केवल वो रिसोर्सफुल लाइफ को आपने एक आइडियलिज्म का नाम दिया है? मैंने यही कहा कि अगर जो मतलब अभी हम सीख रहे हैं ना, अगर हम उससे रिलेटेड, अगर उस रूप में ना बैठ के हम अपने पुराने रूप में बैठे, तो यही आइडियल पिक्चर आएगी। अगर अभी हम जो सीख रहे हैं तो वो तो उसके बिल्कुल अपोजिट है। नहीं, मेरा कहना ये नहीं, समझिए, अभी आप समझ नहीं पाए मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। यदि आप अपनी लाइफ का एक आइडियल पिक्चराइजेशन करें, लाइफ का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जीवन की एक आइडियल पिक्चर खींचे, तो कैसे खींचेंगे, क्या देखना चाहेंगे उस जिंदगी में? उस जिंदगी में मतलब आप ये साधन भी क्यों पाना चाहती हैं? नहीं, मैं तो नहीं पाना चाहती, मेरे पास तो ये साधन है ही नहीं। नहीं, मेरा कहना समझो। यस ममता बहन, आप बताओ। ठीक है,
मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में सुख शांति हो, मेरे बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, जो मेरे ओरिजिनल नेचर है वही सब मैं चाहती हूँ कि मेरी रियल लाइफ में ये हो। ये तभी मिले, मतलब ये ज्ञान से ही हमें समझ आएगी कि ये कैसे आएंगे। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अभी भी आप लोग ना वो ठीक है, अब आपने थोड़ा सा ज्ञान, इन्होंने ज्ञान से रिलेटेड बता दिया, उन्होंने थोड़ा सा फिजिकल से रिलेटेड बता दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आइडियल पिक्चराइजेशन ऐसे नहीं किया जाता लाइफ का। आइडियल पिक्चराइजेशन थोड़ा सा ऐसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ आपको कैसे करना चाहिए। आइडियल पिक्चराइजेशन होता है कि जब मैं लाइफ में अपने आप के लिए कुछ भी सोचूं, कुछ भी मैं लर्न करने की तरफ चलूं, तो मेरा माइंड मेरा साथ देना चाहिए। मेरे माइंड और मेरे इंटेलेक्ट को आपस में कोरिलेट करना चाहिए। माना वो पीसफुल स्टेज में होना चाहिए, उनको पावरफुल स्टेज में होना चाहिए। ठीक, मेरे संस्कारों में दूसरों के लिए सुख होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। मुझे किसी से बेगिंग नेचर नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में। मैं जिस रिश्ते के साथ भी रिश्ता निभाऊं तो हर इंसान कहे कि हर जन्म में यही रिश्ता मुझे मिले, मुझे ऐसा इंसान बनने के बारे में। ये मेरी आइडियल पिक्चराइजेशन है। मैं किसी प्रोफेशन में कदम रखूं तो वहां पर सभी लोग मुझे देख करके ये प्रेरणा लें कि प्रोफेशनल हो तो ऐसा होना चाहिए करके, है ना। वो वैल्यूज मुझ में होना चाहिए, वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट मुझ में होना चाहिए, पीसफुल स्टेज मेरी होना चाहिए, है ना। हमारे सभी संबंधों में प्यार होना चाहिए, आपस में गिविंग नेचर होना चाहिए मेरे अंदर कुछ। फिर उसके अलावा मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लिया कोई परिस्थिति आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो मैं उसका सामना कर सकूं। मुझे मेरी संगत सबसे ज्यादा पसंद होनी चाहिए। आई लव मी, है ना। मुझे दुनिया में किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं है। आई एम लव। अगर मैंने खुद को प्यार कर लिया ना, पूरी दुनिया मुझे प्यार करेगी, क्योंकि मैं प्यार हूँ। मुझसे किरणें ही प्यार की निकलेंगी, और प्यार की किरणों में जो भी आएगा तो उस ऋषि की तरह हो जाएगा। जैसे ऋषि जंगल में तपस्या करता है, हिंसक जानवर उसके ऑरा में आकर अपनी हिंसक वृत्तियां भूल जाते हैं, तो मैं भी वही राज ऋषि बन जाऊंगा कि जब मैं तपस्या कर रहा हूँ तो मैं प्यार का सबूत बन जाऊंगा, और कोई भी मेरे ऑरा में आएगा वो प्यार ही फील करेगा, वो भी नफरत भूल जाएगा। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए कि मैं समाधान स्वरूप रहूं। कोई मेरे पास आएगा, वो अपनी समस्या लेके आएगा, रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। दिस इज माई आइडियल लाइफ। बेसिकली डाइटी जो देवता होता है वैसा वाला रूप से ना। मैं देवता भी नहीं सोचता है एक्चुअली। मेरे को देवता वो मुकुट वुकुटधारी वाली बात नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ ये वैल्यूज मेरे को चाहिए करके। वो ठीक है, वो तो भविष्य का स्वरूप है। अभी जो मेरे को चाहिए वो ये चाहिए। अभी सपोज करो आप इतने सारे भाई बहन बैठे हो, आप कोई सवाल पूछो, आप अपने मन की कोई बात पूछो, और मैं उस स्वरूप में हूँ कि समाधान स्वरूप, है ना, जो भगवान कहता तुम गणेश स्वरूप में, और मेरे से वो किसी को समाधान मिल जाए और वो सुख महसूस करे, हर दिल से मैं दुआएं अर्न कर सकूं। सोचो आप कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी अंदर में। एनर्जाइज रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या कोई संस्कार मुझे फिर परेशान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। अब आप देखो, अच्छा अब आप एक ऐसे इंसान को देखो जो बहुत ऑर्डर दिखाता हो, पावर दिखाता हो, गुस्सा करता हो, अपनी अपनी चलाता हो, किसी की सुनता ना हो, किसी को अप्रिशिएट नहीं करता हो, हर एक को डिमोरलाइज करता हो। अब एक ऐसी जिंदगी सोचिए, कौन सी जिंदगी पसंद है आपको? जो पहले वर्णन की गई या जो दूसरी बार में मैंने अभी वर्णन करी? पहली वाली ना। अब पहली वाली पसंद तो है, पर मैं अपनी नहीं बनाऊंगा। पहली वाली दूसरे के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। मुझे पहली वाली जिंदगी पसंद तो है, पर मैं ये नहीं सोचता कि ऐसी मुझे बनानी है दूसरों के लिए। मैं चाहता हूं बाकी सबकी ऐसी होनी चाहिए मेरे लिए। ये है प्रॉब्लम। समझे आप मेरी बात? हाँ, मतलब दूसरों, पता है हमारी क्या सोच बन चुकी है? लिख लो आप सबको। द होल वर्ल्ड डिजाइन फॉर माई कंफर्ट। ये पूरी दुनिया इसलिए बनाई गई है कि उसे मेरे कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको करना चाहिए। ये पूरा संसार मेरे अनुसार डांस करना चाहिए। अगर ये संसार मेरे अनुसार डांस नहीं करता है, आई फील डिस्टर्ब। इसे कहते हैं भिखारियों की दुनिया। सब मांग रहे हैं, बस देना कोई चाहता नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं? मैं एनर्जी हूं। एनर्जी क्या करती है? रेडिएट करती है। अब सूर्य किसी से मांगता है या सिर्फ देता है? 24/7 दे सकता है।
तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो भी हमारी ओरिजिनल नेचर है, आप चेक करके देखो, हमारी नेचर एंगर नहीं है, हमारी नेचर लस्ट नहीं है, हमारी नेचर ग्रीड नहीं है, हमारी नेचर अटैचमेंट नहीं है, हमारी नेचर ईगो नहीं है। और कैसे पहचानोगे आप इस चीज को? आप देखो, जब कोई सामने वाला व्यक्ति ईगो दिखाता है, ध्यान से देखना इस बात को, मैं आपको बहुत और गहराई में लेके जाना चाहता हूं। जब सामने कोई व्यक्ति ईगो दिखाता है, ईगो आपको पसंद आती है? सच सच बताना, किसको सामने वाले का अहंकार पसंद आता है आप में से? जब कोई सामने वाला व्यक्ति अहंकार दिखाता है किसी भी चीज का, चाहे कोई अपनी वैल्यू का अहंकार दिखा रहा हो, चाहे अपने पैसे का अहंकार दिखा रहा हो, किसी भी चीज की कोई ईगो दिखा रहा हो, अब उसके पास है लेकिन उसका वो दिखावा कर रहा हो, कौन कौन लाइक करता है ऐसे व्यक्ति को? बताओ आप। पूजा बहन लाइक करते हैं कोई अगर ईगो दिखा रहा हो अपनी? नहीं करते ना। कोई अपनी ब्यूटी का वो कर रहा हो, भाई मैं बहुत कितना सुंदर हूँ, कोई अपने कपड़ों का दिखावा कर रहा हो, कोई अपने पैसे का दिखावा कर रहा हो, कोई अपनी स्किल का दिखावा, नहीं करते ना पसंद। और फिर हम क्या कर रहे होते हैं थोड़ी देर बाद? हम क्या कर रहे होते हैं थोड़ी देर बाद? सेम। आप पता है, जब आप अपनी डिग्री को प्राउडली बता रहे होते हैं ना, ध्यान से समझिए इस बात को, जो भी आप में से अपनी डिग्री प्राउडली बता रहे होते हैं, अपने बच्चे की डिग्री प्राउडली बता रहे होते हैं, वे सारे के सारे ईगो के शिकार हैं। कोई कहता मेरा बच्चा तो बहुत, मतलब अपने बच्चे की इतनी ओवर तारीफ में बिजी होते हैं कुछ माँ बाप, मतलब दूसरों के बच्चे जैसे धरती पे कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने नाश कर दिया। अपने बच्चे का तो कर दिया, दूसरों का भी कर दिया। अपने बच्चे को उन्होंने कब ईगोइस्टिक बना दिया, ये माँ बाप को समझ तक नहीं आती है। अगर आपने अपने बच्चे की अचीवमेंट की ओवर तारीफें करनी शुरू कर दी, आपने उसकी जिंदगी ईगोइस्टिक बना दी, और मतलब क्या क्या हो जाएगा उसकी लाइफ में आपको नहीं समझ में आएगा आगे। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये सारी बातें कौन समझ सकता है? जो खुद ओरिजिनल नेचर में रहेगा। जो ओरिजिनल नेचर में रहेगा ना, वो पूरी दुनिया को वैसा ही देखेगा, क्योंकि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं, ना कि वैसा जैसी दुनिया है। गॉट इट और नॉट? मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं? तो आज से मुझे जब भी मैं कोई काम करूं तो मुझे देखना है मैं कौन सी नेचर से कर रही हूं, मेरे अंदर के बिलीफ सिस्टम में मैंने क्या बिठा लिया है। काम गुस्से से अच्छा होगा या प्यार से? काम क्रोध से अच्छा होगा या शांति से? किसी भी कर्म की क्वालिटी, अच्छा आप ईमानदारी से आप ही लिख लो, आपके किसी भी कर्म की क्वालिटी। कोई भी बोलता है बच्चा है सुनता नहीं तो मारना पड़ता है ना, तो मार के क्या सुधर जाता है वो? अच्छा, अगर आपने एक थप्पड़ की डोज दे दी, शुरू कर दी उसको, तो बाद में 2 थप्पड़ की होने वाली है, याद रखना। क्योंकि पिटते पिटते वो इतना बेशरम हो जाएगा कि फिर एक थप्पड़ असर करना बंद कर देगा, फिर 2 थप्पड़ से असर होएगा, एक दिन फिर 3 थप्पड़ से असर होना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले 1 गाली से असर होएगा, फिर 2 गाली से होएगा, एक दिन 10-10 गालियां खा के भी बेअसर हो जाएंगी। एक बात और समझ लेना आप, जितनी भी ये एक्वायर्ड बॉडी कॉन्शियस की नेचर्स होती हैं, इनके प्रयोग से काम केवल तब तक चलता है जब तक आपकी पावर डोमिनेट करती है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जिस दिन आपकी पावर का डोमिनेंस घटेगा, आपका काम बंद हो जाएगा। माना एक माँ बाप बच्चे को कब तक मार सकते हैं? जब तक वो छोटा है। जैसे जैसे उसके पैर में आपका जूता आने लग जाएगा, तो उसका जूता भी कभी भी उठ सकता है। फिर ध्यान रखना इस बात को। और यही होता है आजकल घरों में। जीवन में जो इंसान ये समझ जाएगा मैं भी आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, वो रोल में है मेरे साथ, सिर्फ रोल में, उसका कोई परमानेंट रिश्ता नहीं है मुझसे। हम सब एक बताओ, आप में से कौन कौन इस धरती परमानेंट है? हाथ उठाओ जरा, जो परमानेंट है, जिसे जाना वाना नहीं है धरती से कभी। कोई बैठा है यहाँ? पर जीते तो हम ऐसे ही जैसे परमानेंट आगे हो। सारे ऐसे ही जी रहे हैं, जाना नहीं है। मेरे को तो जाना नहीं है, पड़ोसी चला जाएगा, पड़ोस चला जाएगा, रिश्तेदार मर जाएगा, मैं तो ऐसा कैसे रहने वाला हूँ? ऐसे करके जी रहे। जब हम परमानेंट नहीं है तो अब बताओ हमारे रिश्ते परमानेंट कैसे हो सकते हैं भाई? जब खुद ही परमानेंट नहीं है तो रिश्ते परमानेंट कैसे हो सकते हैं? और जब वे रिश्ते परमानेंट ही नहीं है
तो फिर मेरा किस बात का उनके ऊपर अधिकार है? इस बात की अंडरस्टैंडिंग अंदर में एक बार गहराई से ला के देखो, लाइफ बिकम ब्यूटीफुल। हाँ या ना? अच्छा, कैसा लग रहा है अगर ऐसे लाइफ हो जाए तो अच्छी आसान हो जाएगी? हाँ पूजा बहन, क्या पूछना है? आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है फोन में, या तो माइक खराब हो गया? हेडफोन ला के बात करते हो, या हेडफोन लगा रखा हो तो निकाल के बात करो। आवाज नहीं आ रही? बोलो। नहीं आ रही? उसमें हेडफोन ला के बात करके देखो, शायद वैसे स्पीकर फोन का गड़बड़ कर रहा हो, हेडफोन से बात आ जाए। चलिए, तो अंडरस्टैंड क्या किस बात को करना है हमें यहाँ पर? लाइफ में मुझे दूसरों को बिल्कुल वैसा ही देखना सीखना पड़ेगा जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ। मुझे दूसरों में ये देखना पड़ेगा मुझे क्या पसंद है, मुझे दूसरों को वही देना पड़ेगा एग्जैक्टली, उनको भी वही पसंद आएगा। अब पसंद में चीजों की बात नहीं चल रही यहाँ पे। कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, अच्छा दूसरों को भी वही पसंद आएगा जो मुझे पसंद आएगा, तो तुम भी दूध पियो क्योंकि मैं दूध पीती हूँ, तुम भी ये करो ताकि मैं भी ये खाती हूँ। वो पसंद की बात नहीं चल रही है। तुम भी वही पहनो क्योंकि मुझे ये पहनना पसंद। सॉरी, पसंद कौन सी? ओरिजिनल चीजें उसे वही पसंद आएंगी। देखो, अगर प्यार आपको पसंद है तो उसको भी प्यार ही पसंद आएगा। पवित्रता आपको पसंद है तो पवित्रता स्वच्छता उसको भी पसंद आएगी। ज्ञान आपको पसंद है, ज्ञान उसको पसंद आएगा। लेकिन मीडियम अलग हो सकता है। मुझे देना उस तरीके से पड़ेगा जो उसके संस्कारों में मैच करे, क्योंकि वो बना 7 ही गुणों से। जैसे अच्छा बताओ, आपके घर में चाहे आपके बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, सबका पेट रोटी खाने से ही भरता होगा ना। तो अगर आपका पेट रोटी से भर रहा है प्राकृतिक 5 तत्वों से, तो उसका भी उसी से भर रहा होगा। पानी पीने से आपकी प्यास बुझती होगी, पानी पीने से उसकी प्यास बुझती होगी। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ, मैं जो बात कर रहा हूं समझिएगा इस बात को। तो फिर इसका मतलब सामने वाले को भी प्यार चाहिए, सामने वाले को भी खुशी चाहिए, सामने वाले को भी शांति चाहिए, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट चाहिए, सामने वाला भी आत्मविश्वास देख रहा है, सामने वाला भी साहस देख रहा है, सामने वाला भी निडरता देख रहा है, सामने वाला भी सहृदयता देख रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या मैं उसे उसके तरीके से बता पा रहा हूं या वैसे बता रहा हूं जैसे मुझे बताना आता है? ये राजयोग सिखाता है, आर्ट ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की कला, कैसे हमें अपनी ओरिजिनल नेचर के हिसाब से बात करनी चाहिए। होप सो मेरी काफी सारी बातें आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो आज हमारा जो था वो ओरिजिनल नेचर वर्सेस क्या रहा? एक्वायर्ड नेचर। तो हम एक्वायर्ड नेचर के नहीं हैं, हम ओरिजिनल नेचर के हैं। एक्वायर्ड, लास्ट लाइन बोल रहा हूं, एक्वायर्ड नेचर में हमेशा आपको अपनी एनर्जी डिप्लीट महसूस होगी। एंगर के साथ भी एनर्जी नीचे गिरेगी, लस्ट में भी एनर्जी नीचे गिरेगी, ग्रीड में भी एनर्जी नीचे गिरेगी, अटैचमेंट में भी एनर्जी नीचे गिरेगी, ईगो में भी एनर्जी नीचे गिरेगी। हाँ या ना? और आप देखना, इन 5 के साथ आपकी रिस्पेक्ट भी गिरेगी। आप देख लेना, इन एंगर में, अटैचमेंट में, लस्ट में, सब में आपकी रिस्पेक्ट, रिगार्ड गिरेगी। आपकी सफलताएं नीचे आएंगी, आपके स्ट्रेस बढ़ेंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ेंगी, आपके टेंशन्स बढ़ेंगे। और देखना अब आप नॉलेज, लव, पीस, प्योरिटी, इन सब के साथ आप समाज में पूजनीय बन जाएंगे। लोग आपको मस्तक झुकाएंगे। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। मेरे कुमार जीवन में 29 साल हो गए, मेरे साथ कितने सारे यूथ थे। आज आप, मैं कहीं निकल जाऊं और वे सब निकल जाएं, आप खुद ही बता दो किसका रिस्पेक्ट ज्यादा होगा, चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट, कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो। लोग उनकी पोजिशनल रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी इंसान के रूप में अगर रिस्पेक्ट की बात आएगी तो ऑटोमेटिकली
भाव बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में चरित्र को संपूर्ण वैल्यू दिया है। और आप देख लो चरित्र, अच्छा एक बात होता है आपको, उनके सामने उनके ऑफिस के सबऑर्डिनेट झुक सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी उनके सामने जाके झुके आप नहीं होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि मैं बस हाथ जोड़ना पड़ता है, बुजुर्ग लोग भी पैर छूने की तरफ को आगे बढ़ जाते हैं, तब लगता है भाई मैं इतना बड़ा नहीं हूं, आप ऊपर ही रहो, नीचे नहीं जाओ, है ना। ऐसे करके चीजें हो जाती, कितनी बार हो चुका है, उन्हें हाथ जोड़ना पड़ता है, प्लीज ये काम क्यों कर रहे हो, तो भगवान भी नहीं सिखाता। कितनी जगह हमारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, चरित्र की पूजा होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप नॉलेज पे काम कर रहे हो, लव पे काम कर रहे हो, प्योरिटी पे काम कर रहे हो, पीस से काम कर रहे हो, अपने 7 वैल्यू से काम कर रहे हो, पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। सब आपको बिन मांगे रिस्पेक्ट देंगे। और अगर आप अटैचमेंट में रहोगे, एंगर में रहोगे, उनको वैल्यू दोगे, उन पर फोकस रखोगे, सारी जिंदगी भिखारी रहोगे, मांगते ही रहोगे, डरते ही रहोगे। अब चॉइस आपकी है। क्यों पदम भाई, सही बात है या नहीं? किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। समझ में तो आया है पूरा पूरा ओरिजिनल नेचर? और वो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आप ना अपनी 7 गुणों को लिखना और आप देखना कि जब इन गुणों से आप डिस्टर्ब होते हो तो आपको अच्छा लगता है, या जब आप इनके स्वरूप में होते हो तब आपको अच्छा लगता है। यही बताता है कि वही मेरी ओरिजिनल नेचर। क्योंकि ओरिजिनल नेचर आपको स्टेबिलिटी फील कराएगी और डुप्लीकेट नेचर आपको अनस्टेबिलिटी फील कराएगी। सिंपल। बट हमेशा ओरिजिनल नेचर में कैसे याद रहे? मतलब वो याद दिलाना पड़ता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अब ये तो ऐसा हो गया, फोन की बैटरी हमेशा चार्ज कैसे रहे? चार्जर और सोर्स का कनेक्शन बना के रखो बस, तभी चार्ज रह सकती, और कोई ऑप्शन नहीं। भूल जाता है ना 7 क्वालिटी है, पहले किस पे काम करें। भूल इसलिए जाता है क्योंकि हमें ज्यादातर नकली क्वालिटीज को यूज करने की लत लग गई है। लत, वी आर एडिक्ट विद द एक्वायर्ड नेचर। एडिक्ट है हम केवल यूज ही नहीं कर रहे, एक्चुअली हम, जैसे एक व्यक्ति किसी भी चीज का शौकीन हो जाए, कॉफी का, चाय का, शराब का, सिगरेट का, वो अब हर काम में, जैसे मतलब कुछ भी काम करेगा वो वही नेचर के साथ ही कनेक्टेड है। सो वी ऑल आर। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी सी बात बताता हूं आपको, जो मेरी 7 ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इनके हम कभी एडिक्ट नहीं होते, ये कभी हम में ओवर नहीं होते, ठीक है? क्योंकि ये जैसे ही ओवर होते हैं तो ये एक्वायर्ड बन जाते हैं। जब लव एक्सेस हो जाए कहीं पर तो अटैचमेंट बन जाएगा, जब पावर एक्सेस हो जाएगी तो ईगो बन जाएगी। ये बहुत ही समझने का सब्जेक्ट है। जिसने इस सब्जेक्ट को डीपली समझ लिया ना, वो कंफ्यूज नहीं होता। अब देखो, याद रखना पड़ता है बहन, लिख लिख के याद रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि जीवन एक क्वालिटी पे। हाँ, ना एक बात तो देखो ना आप, जीवन, अच्छा आप इस ज्ञान को छोड़ दो, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जीवन क्या बिना मेहनत के बन जाता है? चलो दुनियावी जीवन ही बना लो आप, बड़ी सी पोजीशन पाने के लिए लोग 18-18, 20-20 घंटे लग के मेहनत करते हैं, करते या नहीं करते? तो आप ये सोचो, यहां पर हम एक ऐसा जीवन बनाने की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए हम याद रखे जाएं, तो हमें कितना करना पड़ेगा? नाउ आवर डेज एक्वायर्ड नेचर नॉर्मल क्यों हो गई है? क्यों हो गई है? बिकॉज हम पेशेंस लेस हो गए हैं। ध्यान समझना, एक बात ध्यान रखना, बस केवल एक गुण सीखना है आपको, एक गुण जिसका नाम है पेशेंस। जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसकी एक्वायर्ड नेचर्स तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगी ओरिजिनल नेचर में। आदमी गुस्सा क्यों करता है? थप्पड़ मारा, काम हो गया। जैसे एक माँ से पूछा, आपका बेटा दूध पीता है? बोले हाँ, एक थप्पड़ के साथ। थप्पड़ मारा, तुरंत दूध पी लिया उसने। अब बच्चे ने थप्पड़ मार के दूध तो पी लिया, पर बच्चे का सेल्फ एस्टीम कहाँ जाएगा?
उसका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाएगा? माँ के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट की भावना कैसे रह जाएगी? जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो माइंड खराब हो जाता है या सेट हो जाता है? खराब हो जाता है ना। समझना है इन बातों को लेकर। बस केवल एक गुण सीख लो आप, पेशेंस। अब पेशेंस के लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा अपने आप से पूछ लेता हूं, भाई पहले देख ले, इंतजार कर ले थोड़ी देर, उसके बाद में कर लेना। तो मेरी एक आदत हो चुकी है, अब मैं ज्यादा चीजें करता हूं, पोस्टपोन द बैड नेचर एंड यूज द राइट नेचर राइट नाउ। मुझे कुछ भी पता है, अच्छा मैंने ये बात बहुत पहले सीखी थी, तो आज से मैं बताऊं करीब करीब 20 साल पहले सीख ली थी मैंने। परमात्मा की एक वाणी में आया था, जब भी कभी कोई अच्छा संकल्प मन में आए, इमीडिएट यूज कर दो। इमीडिएट, इमीडिएट। और जब भी कोई बुरा संकल्प आए, उसे पोस्टपोन करते रहो। और यही हुआ, मैंने देखा, जब जब मैंने जिस जिस नेचर को मैं पोस्टपोन कर गया बुरी को, वो खत्म होती चली गई। मान लो मुझे मेरे मन में आ गया कि मेरे को ना धन का इतना सहयोग करना है। अच्छा, मैंने अगर गलती से उसे पोस्टपोन कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, जितना करना चाहता था, कर सकता था उस टाइम पे, बाद में उससे कम किया। उसी दिन मुझे समझ में आ गया, अगर अच्छे संकल्प को पोस्टपोन किया तो भाग्य कम बनेगा। मतलब मैंने अभी सोचा मेरे को 5,000 करना है सपोज, कहीं किसी काम में सहयोग करने में, फिर अगर मैंने अभी नहीं किया, जैसे संकल्प आया तुरंत नहीं किया, तो क्या होगा, एक दिन के बाद में, अरे ये काम भी है, चलो ये इसमें थोड़ा कर लेते हैं, अभी फिलहाल 2 कर देते हैं करके, पहले 1 कर देते हैं, अभी ये वाला काम कर लेते हैं, वो हुआ ही नहीं। उसके बाद तो हमने कसम खा ली, अभी आया ना, अभी मेरे मन में आ गया कि मेरे को भी 1 घंटा योग करना, तो अभी करना है, खत्म, सारे काम बंद कर दो, तुरंत ताला लगा दो, सब चीज को कर लो। क्योंकि शुभ संकल्प मुश्किल से आते हैं भाई, उनको तुरंत अप्लाई कर लो। अच्छा, जब आप शुभ संकल्पों को तुरंत अप्लाई करने लग जाओगे, तो आपके माइंड इंटेलेक्ट को खबर लग जाएगी, भाई ये तो तुरंत कर लेता है अच्छे संकल्प को। और बुरे संकल्प को बोलो अभी थोड़ी देर में करते, चिंता मत, करेंगे करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद बस। तो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद में परमानेंट बाद में हो जाता है। ये है लिविंग योर लाइफ कूली। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति। तो ओरिजिनल नेचर के साथ लाइफ को लीड करेंगे। कल पूरा दिन आपको अपने गुणों के साथ जीना है, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में। हाँ, हम कैसे रहेंगे, हम अपनी ओरिजिनल नेचर नहीं छोड़ेंगे। चलो 1 मिनट हम सब साइलेंस में बैठेंगे, महसूस करें कि मैं आत्मा प्यारे पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं। महसूस करें जैसे कि स्वयं ज्योति बिंदु परमात्मा आपके मस्तक में आके बैठ गए। दिव्य बुद्धि के दाता पारसनाथ, सर्व गुणों सर्व शक्तियों के सागर, मेरे पिता हैं। वो बिल्कुल मेरे साथ हैं। वो मेरा पल पल मार्गदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू प्यारे पिता, आपके मार्गदर्शन और छत्र छाया में मैं आत्मा मोस्ट एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डिसिप्लिन और डिटरमाइंड बनती जा रही हूं। शुक्रिया प्यारे पिता, आपके वरदानों से मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। ओम शांति।
शांति।